मैक टेस्ट यस सर गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है सर आप सबका हमारे इस नए लेक्चर में। और देखते देखते सर हम लोग का एक एक दिन जो है बीतते जा रहा है, हम लोग आगे आगे प्रोसीड कर रहे हैं। एंड आई होप आपको जो है सारा कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कल अपन ने चैप्टर 3 का जो है इंट्रोडक्शन लिया था। चैप्टर 3 अपन ने जो है स्टार्ट किया था। उसके अंदर अपन ने जो है एक कंसेप्ट लिया था जिसके अंदर अपन ने स्टेक होल्डर्स को समझा था, जाना था स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं। स्टेक होल्डर्स बेसिकली आपके कोई भी ऐसा इंसान या फिर कोई भी ऐसा ग्रुप, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन्स है ना, जो कि आपके बिजनेस के ऊपर जो है कुछ इम्पैक्ट डाल सकते हैं, है ना। उसके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, है ना। वो पावर रखते हैं कि वो आपकी स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, आपके रिसोर्सेज को चेंज कर सकते हैं, है ना। वो अगर ये पावर्स रखते हैं एंड वो आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो वो पर्सन आपका जो है स्टेक होल्डर कहलाया जाएगा। इसके अंदर अपन ने एग्जाम्पल लिया, कस्टमर हो गया आपका, सप्लायर हो गया, रेगुलेटर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, है ना, एम्प्लॉयज़ हो गए। ये सारे लोग कहीं ना कहीं जो है इम्पैक्ट डालते हैं हमारे बिजनेस के ऊपर, तो सारे के सारे हमारे जो है स्टेक होल्डर्स कहलाए जाएंगे। उसके बाद सर अपन ने देखा कि एक मेंडलो का मैट्रिक्स अपन ने देखा, जिसके अंदर अपने को ये समझ में आया कि यार इतने सारे स्टेक होल्डर्स रहते हैं, सारे स्टेक होल्डर्स को अपन इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, है ना। उनके पावर और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से हमको उनको क्लासीफाई करना पड़ेगा कि भाई किसको कितना अपन ने इंपॉर्टेंस देना चाहिए, है ना। सबको पूरा इंपॉर्टेंस अपन दे नहीं सकते, है ना। तो किसको कितना इंपॉर्टेंस अपने तरफ से जो है मिलना चाहिए, कितना अटेंशन अपने तरफ से मिलना चाहिए, ये अपन को जो है मेंडलो के मैट्रिक्स से जो है समझने को मिला था। जिसके अंदर अपन ने उनको जो है अपन ने क्लासीफाई किया था पावर और इंटरेस्ट के बेसिस पे। पावर और इंटरेस्ट के बेसिस पे अपन ने उनको क्लासीफाई किया और ये देखा कि कितना इंपॉर्टेंस अपन ने उनको देना चाहिए, है ना। तो वो मैट्रिक्स अपन ने जो है देखा, तो उस मैट्रिक्स की मैं जो है आपको जो है थोड़े से मुख दर्शन करवा देता हूँ और उसको अपन रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज कल के लेक्चर में अपन ने ये मैट्रिक्स ही जो है देखा था। चार टाइप के हमने जो है लोग यहाँ पे जो है क्लासीफाई किए। चार टाइप की कैटेगरीज हमने यहाँ पे निकाली। पहली कैटेगरी हमने निकाली कीप सेटिस्फाइड वाली। यहाँ पर ऐसे लोग आएंगे जिनका पावर बहुत ज़्यादा हाई है और जिनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लो है ना। यानी कि जिनका ये जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है, इंटरेस्ट इतना नहीं है, इंटरेस्ट इनका लो है। इसके अंदर अपन ने एक एग्जाम्पल लिया था शार्क टैंक का, कि भाई शार्क ने जो है बोला करके मेरे को इंटरप्रेन्योर पे जो है बेट लेना है, मेरे को इंटरप्रेन्योर पसंद आया, इसका धंधे में मेरे को इंटरेस्ट नहीं, मेरे को इस इंटरप्रेन्योर में इंटरेस्ट है ना। तो मैं पैसा लगा रहा हूँ इंटरप्रेन्योर के ऊपर, धंधा इसने बना लिया तो ठीक, नहीं भी बनाया तो भी ठीक, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। इंटरप्रेन्योर अच्छा है, मेरे को इसके साथ जो है काम करना है ना। तो मैं इंटरप्रेन्योर पे पैसा लगा रहा हूँ, बिजनेस सक्सेसफुल बने ना बने उससे मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बता रहा है कि इसका शार्क का जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन शार्क के पास पावर बहुत ज़्यादा रहेगी। पैसा लगा रहा है, शेयर होल्डर है, तो हमारे डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्फ्लुएंस करेगा, डिसीजन मेकिंग के ऊपर इंपैक्ट डालेगा। तो उसके पास पावर बहुत ज़्यादा है कि वो हमारी स्ट्रैटेजी वगैरह में जो है चेंजेस लेकर आ सकता है, रिसोर्सेज वगैरह में चेंजेस लेकर आ सकता है। तो पावर ऐसे इंसान का बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन ऐसे इंसान का इंटरेस्ट जो है दिख रहा है कि इतना जो है नहीं है। मतलब फुल एंड फाइनल वो एकदम एकदम दिल से वो ये नहीं चाहता कि भाई कंपनी शॉर्ट शॉर्ट सक्सेसफुल बने ही बने। कह रहा बना तो भी ठीक, नहीं बना तो भी ठीक, मेरे को तो एंटरप्रेन्योर के साथ काम करना है, मेरे को तो उस पर पैसा लगाना है ना। मैं धंधे में पैसा नहीं लगा रहा हूँ, उस पर लगा रहा हूँ। वो अपने धंधे में लगा रहा है, कैसे करेगा मेरे को कुछ उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो ये शार्क टैंक जिसने दिखा रहेगा वो समझ सकता है एग्जाम्पल। उसके बाद सर अपन ने अगली कैटेगरी देखी देखी की प्लेयर वाली कैटेगरी। की प्लेयर वाली कैटेगरी सर आपकी ऐसी कैटेगरी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका पावर भी इंसान का बहुत ज़्यादा रहता है और इंटरेस्ट भी जो है बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ पे आपके जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए, है ना, आपके आपके जो है आपके चेयरमैन आ गए, आपका जो सीईओ आ गया, है ना। ये सारे लोग आपके जो है की प्लेयर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इनका पावर भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है और इनका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। ये लोग चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल बने और उसके लिए ये लोग दिन रात आकर के अपने खिसाते भी है। और इनका पावर भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर स्ट्रेट अवे ये लोग इंपैक्ट कर सकते हैं। स्ट्रैटेजीज बेसिकली ये लोग बनाते हैं, अपने कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स ये सारे, तो स्ट्रैटेजी ये लोग बनाते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी पे तो सीधा सीधा इनका इंपैक्ट रहेगा ही। सो यहाँ पर जो है ये लोग जो कहलाए जाते हैं, इनको की प्लेयर्स अपन जो है बोलते हैं। की प्लेयर्स और कीप सेटिस्फाइड को आप कैसे तरीके से ट्रीट करोगे, तो कीप सेटिस्फाइड वाले जो लोग रहेंगे इनको आप ऑफनली कंसल्ट करोगे, है ना। आप इनका इंटरेस्ट जो है बढ़ाने के लिए देखोगे क्योंकि इनका इंटरेस्ट जितना बढ़ सके उतना ज़्यादा अच्छा। कंसल्ट अपन को इनको जो है समय समय पे करते रहना है। एंड कैन बी हिंडरेंस टू न्यू आइडिया और स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। आपके लिए थोड़ा सा जो है हिंडरेंस जो है क्रिएट कर सकते हैं, वो रास्ते का कांटा बन सकते हैं कि कोई भी चॉइसेस अगर आपको लेनी है, बिकॉज जिनका पावर बहुत ज़्यादा हाई है ना, अगर पावर बहुत ज़्यादा हाई है, आप एक चॉइस लेना चाहते हो, आप चाहते हो करके यार आप एक जो है सर्ट आप जो है से फॉर एग्जांपल आज की डेट में जो है सिर्फ ऑफलाइन धंधा कर रहे हो, आपको जो है ऑनलाइन धंधा करना है, आपको जो है ऑनलाइन धंधा करना है सर। लेकिन अगर आप जो है अभी आपका जो कोई मतलब से फॉर एग्जांपल कोई ऐसा जो है बंदा है जो कि जैसे फॉर एग्जांपल कीप सेटिस्फाइड की कैटेगरी के अंदर अगर नीचे देखो तो बैंक्स आ जाते हैं, कस्टमर आ जाते हैं, गवर्नमेंट आ जाते हैं। आपको एक ऑनलाइन का अपना चैनल डालना है, आपको उसके लिए पैसे की ज़रूरत है। पैसे के लिए आप बैंक के पास गए, बैंक को बोल रहे हो करके भाई नया चैनल खोलना है, बिजनेस कर रहा हूँ, लोन दे दे। बैंक बोल रही है नहीं, मेरे को नहीं देना लोन,
है ना। तो सीधा सीधा आपकी जो स्ट्रैटेजी थी उसके ऊपर बैंक ने जो है इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया, क्योंकि भाई आपकी स्ट्रैटेजी जो है आपको एग्जीक्यूट करने दे रही नहीं है। बैंक लोन नहीं देगी तो आप जो है नया चैनल नहीं खोल पाओगे, नया चैनल नहीं खोल पाओगे तो धंधा कैसे करोगे, बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाओगे, है ना। तो यहाँ पे कीप सेटिस्फाइड वाली कैटेगरी में आपकी बैंक आ जाएगी। बैंक आपको सेटिस्फाई रखना पड़ेगा ताकि वो आपको टाइम पे लोन दे सके, और जैसा वो कह रही है आपको जो है थोड़ा सा वैसा उसका सुनना पड़ेगा, टर्म्स एंड कंडीशन जो भी उसने रखे हुए रहेंगे वो एग्री करने पड़ेगा, उसके हिसाब से आगे काम करना पड़ेगा। तो कीप सेटिस्फाइड वाली कैटेगरी वाले आपके लिए थोड़ा सा जो है रास्ते का कांटा भी बन सकते हैं, तो आपको जो है संभाल के जो है उनके साथ काम करना है। उसके बाद आता है सर की प्लेयर वाले लोग, आपको जो है एकदम क्लोजली इनको मैनेज करना है, एकदम इनके साथ रह करके आपको काम करना है, इनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना है। ऑब्वियसली सीईओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे आते हैं तो ये लोग डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व रहते ही है। इंगेज इनको रेगुलरली एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, इनके साथ रेगुलरली आप इंगेज करते रहो, रेगुलरली बातचीत करते रहो, है ना। ऑब्वियसली ये डेली बेसिस पे जो है अपने काम पे ऑफिस आएंगे, रेगुलरली बातचीत करते रहो, उनके साथ जो है अपनी इंगेजमेंट बनाए रखो, और एक अच्छा रिलेशनशिप उनके साथ डेवलप करना है अपने को। तो ये दो कैटेगरी वाले लोग अपन ने देखे। बचे और दो कैटेगरी वाले लोग, जिसमें सबसे पहला आता है लो प्रायोरिटी। लो प्रायोरिटी के अंदर अगर आप देखोगे तो ये लोग ऐसे इंसान होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनका पावर भी बहुत ज़्यादा कम रहता है और जिनका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा कम रहता है, इसलिए ये लोग मतलब सारा कुछ लो पे चल रहा है ना। पावर भी लो है, ठीक है, पावर भी लो है, इंटरेस्ट भी लो है, सब कुछ लो है, तो इसलिए ये लोग भी हमारे लिए लो प्रायोरिटी पे रहेंगे। इनको हम लोग सिर्फ देखते रहेंगे, है ना। कोई दिक्कत वगैरह हमको इनसे होती है, हमको लग रहा है आने वाले टाइम में दिक्कत हो सकती है, तो देख लेंगे क्या करना है उसका क्या नहीं, बस देखते रहेंगे, ऑब्जर्व करते रहेंगे, थोड़ा बहुत मॉनिटरिंग करते रहेंगे। कोई इनके साथ इंगेजमेंट नहीं करना है, बातचीत वगैरह कुछ नहीं करना है। जनरल कम्युनिकेशन, कभी हमारी इच्छा हुई, कभी हमारा जो कुछ खास ओकेजन वगैरह हुआ तो तभी अपन ने कम्युनिकेट किया तो चल जाएगा। इसके अंदर आपके जो है मीडिया हाउसेस, बिजनेस मैगजीन्स जो है ये सारे लोग आ जाते हैं, है ना। कभी आपको न्यूज़ आर्टिकल वगैरह देना है, आपकी इच्छा है तो आप जो है इनसे बात कर लो, आपकी इच्छा नहीं है बात मत करो, है ना। तो यहाँ पर आपको जो है इनको जो है लो प्रायोरिटी में रख के आगे बढ़ना है। उसके बाद सर आखिरी कैटेगरी जो हमारे लिए आ रही है वो आ रही है कीप इन्फॉर्म्ड वाली कैटेगरी, ठीक है। कीप इन्फॉर्म्ड वाली कैटेगरी के अंदर क्या हो रहा है ना सर, आपका जो पावर है वो बिल्कुल भी कम है, वो मतलब ना के बराबर है पावर, लेकिन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ पे अपन ने एक एग्जाम्पल लिया था आपके हेल्थ ड्रिंक का, कि आप जो है ड्रिंक्स मैन्युफैक्चर करते हो, अलग अलग टाइप की ड्रिंक्स बनाते हो, आपने एक ऐसी ड्रिंक मिलाई, एक ऐसी ड्रिंक बनाई जिसके अंदर जिसको कंज्यूम करके ना ह्यूमन बॉडी को काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्दी बेनिफिट्स मिल रहे हैं ना, हेल्थ के बेनिफिट्स हो रहे हैं उस ड्रिंक से। तो कोई डॉक्टर का उसके अंदर इंटरेस्ट आ गया करके यार ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, हेल्थ बेनिफिट्स हो रहे हैं ना, इसके अंदर अगर अपन ने थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन किए तो ये और भी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट बन करके आ सकता है, और ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं लोगों को। तो वो आए, उन्होंने आपको रिकमेंड किया, बताया कि मेरा जो है ये इसके अंदर इंटरेस्ट है, मेरी ये रिकमेंडेशन है, आप अगर ये रिकमेंडेशन इसके अंदर इंप्लीमेंट करते हो तो आपको जो है और भी ज़्यादा जो है आपकी सेल होते हुए देखने को मिलेगी, और भी ज़्यादा लोगों को हेल्थ बेनिफिट्स होंगे इससे, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वैसे इंसान को डॉक्टर है तो उस एरिया में उसका एक्सपर्टीज होगा, इसके लिए वो आपको आकर के रिकमेंडेशन दे पा रहा है। ऐसे थोड़ा ना रास्ते कोई भी ऐसे बंदा वगैरह वगैरह उठ के आ गया, डॉक्टर है, उसके पास एक्सपर्टीज है ना, वो उस एरिया के अंदर जो है वो काम कर रहा है, तो उसको पता है कि कितने उसको जो है क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर ऐड करने से बेनिफिट्स और उसके बढ़ेंगे। तो आपको आकर के रिकमेंडेशन दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि उसका इंटरेस्ट है प्रोडक्ट के अंदर, वो चाहता है कि ऐसा प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर आए और भी लोग उसको जो है कंज्यूम करें, वो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बनाना चाहता है, तो उसका इंटरेस्ट आ रहा है। तो ऐसे पर्सन का इंटरेस्ट अपन ने पूरी तरीके से जो है यूटिलाइज करना चाहिए, उसको डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व करो, है ना। जिस भी पार्ट में उसका जो भी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है वहाँ पर जाके उसको कंसल्ट करो, है ना। उसको पूछो कर कि सर हमने ये आपने जो रिकमेंडेशन दी है ये हमने इंप्लीमेंट किए, इसको टेस्ट करो, आप हमको बताओ कुछ इसके अंदर और अपन इम्प्रोवाइज कर सकते हैं क्या, है ना। उसको कंसल्ट करते रहो। उसके बाद सर आप क्या करो, उसके एरिया में बेसिकली कंसल्ट करो। तो इतना ही आपको जो है कीप इन्फॉर्म वाली कैटेगरी के अंदर आपको जो है ध्यान में रखना है। 4 कैटेगरीज हो गई मेरे ख्याल से, ये मैट्रिक्स आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। कल के लेक्चर में अपन ने इसको अच्छे से देखा हुआ, ये तो जस्ट अपना हर एक लेक्चर का जो है रहता है कि अपन पहले रिवीजन कर लेते। और आई नो ये मेरा जो फेस कैम है थोड़ा सा ब्लैक हो रहा है, यानी कि डल हो रहा है, क्योंकि दिक्कत ऐसा है कि बारिश का मौसम है, तो वैसा मतलब क्लाइमेट पूरा डल सा हो गया। और अपने फेस कैम का क्वालिटी तो मैंने तुमको बताया हुआ है कुछ इतना पावरफुल है नहीं, लाइटें लगा भी दूंगा तो ये काला काला ही दिखेगा, है ना, मतलब और ज़्यादा काला हो जाएगा। लाइटें लगाने से तो उल्टा होता है, ब्राइटनेस अपनी इधर मतलब फेस कैम का क्वालिटी वैसा है, तो बेटर ये रहेगा कि जब उजाला हो तो तभी मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूँ। बट बारिश का मौसम है तो ऐसा ही उजाला मिल रहा है मेरे को, तो जो मिल रहा है उसमें करना पड़ रहा है। और ज़्यादा डार्क हुआ तो मैं फेस कैम बंद कर दूँगा और अपन लेक्चर तो लेकिन कंटिन्यू करेंगे। तो आज का दिन एडजस्ट कर लो, मेरे ख्याल से एक आध दिन होता रहेगा ऐसे कभी नीचे ऊपर, तो थोड़ा तुम एडजस्ट कर सकते हो ना, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके सर, तो अपन जो है अभी आगे मैं क्या बोल रहा हूँ सर, यहाँ पे अपन ने मैट्रिक्स देख लिया। अपना जो कीप इन्फॉर्म वाली कैटेगरी के अंदर आपकी सर एम्प्लॉयज़, वेंडर्स, सप्लायर्स, लीगल एक्सपर्ट, अपना भी तुम जो है ये रख सकते हो ध्यान में।
एग्जाम्पल डॉक्टर वाला, उसको भी तुम यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पर सर इसके बाद अपन ने जो है क्या देखा, तो इसके बाद अपन ने जस्ट एक बेसिक रीडिंग की थी, तो मेरे को नहीं लगता वो रीडिंग के अंदर कुछ खास ऐसा था जिसके अंदर अपने को जो है वापस से उसको रिपीट करना चाहिए इस लेक्चर के अंदर। तो कल का लेक्चर अगर तुमने देखा है ध्यान से तो तुमको क्लियर हो गया रहेगा। आज अपन सर एक जो है नया टॉपिक लेते हैं। नया टॉपिक के अंदर सर अपन आ जाते हैं स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स बोलने वाला था मैं, स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स। अच्छा सर, ये नया टॉपिक है स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स का। तो स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स इसको समझते हैं सर। अपन जो है धीरे धीरे जो है अभी अपन आगे प्रोसीड कर रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर। मज़ा आएगा, बस तुम ध्यान से देखते जाओ और सुनते जाओ। स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स है। स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स क्या होता है, पहले स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स इस शब्द को समझते हैं और फिर स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स के अंदर कूदते हैं। बेसिकली अगर हिंदी में अपन इसको इंटरप्रेट करें तो आपकी स्ट्रैटेजी को चलाने वाला बंदा है ना, स्ट्रैटेजिक ड्राइवर। ड्राइवर बेसिकली जो अपनी गाड़ी चलाता है, तो अपनी स्ट्रैटेजी भी समझ लो एक गाड़ी है, उसको कोई चलाएगा। अब कौन है वो लोग जो उसको चलाएंगे? एक कोई ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर्स बोला ना अपन ने, ड्राइवर नहीं बोला, ड्राइवर्स बोला। तो एक ड्राइवर नहीं होगा अपनी जो स्ट्रैटेजी की गाड़ी है ना, उसके लिए एक ड्राइवर नहीं होगा, उसके लिए मल्टीपल ड्राइवर्स होंगे। यहाँ पर अपने जो इस कंसेप्ट है इसके अंदर 4 उसके ड्राइवर्स होंगे, स्ट्रैटेजी के 4 ड्राइवर्स होंगे जो कि स्ट्रैटेजी की गाड़ी चलाएंगे। ये तो थोड़ा मतलब ये तो ऐसे थोड़ा सा मतलब वो वाली बात होगी। इसको इसको डिटेल में समझते हैं सर। स्ट्रैटेजिक ड्राइवर मतलब क्या? स्ट्रैटेजिक ड्राइवर मतलब वो आपके कुछ ऐसे फैक्टर्स है ना, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि आपके बिजनेस की स्ट्रैटेजी को जो है अफेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप आपकी बिजनेस की स्ट्रैटेजी बनाओगे ना, तो इन फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखते हुए बनानी पड़ेगी, है ना, क्योंकि ये फैक्टर्स की वजह से आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो इन्हीं फैक्टर्स को आप ध्यान में रख करके आपकी स्ट्रैटेजी बनाओगे, है ना। ये वो फैक्टर्स रहेंगे जिस फैक्टर्स के बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है सक्सेसफुली अपने जो बिजनेस है, उस बिजनेस के जो ऑपरेशन है उसको कंडक्ट कर पाएगी कि नहीं, है ना। तो ये फैक्टर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन फैक्टर्स को आप जो है बोल सकते हो क्या आपकी KSF है, हो सकता है मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है आपके KSF जो है आपके अपन ने जो चैप्टर 2 का जो लास्ट पार्ट देखा था, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं ऊपर लेके जाता हूँ चैप्टर 2 के अंदर। ये देखो लास्ट पार्ट अपन ने इसके अंदर देखा था ना, KSF, की सक्सेस फैक्टर्स, है ना, की फैक्टर्स फॉर सक्सेस, है ना। तो उसके अंदर ये की फैक्टर्स फॉर सक्सेस है ना, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन जो है वेरी करेंगे, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे भी रहेंगे की सक्सेस फैक्टर्स जो कि आपके कॉमन रहेंगे। ये वही की सक्सेस फैक्टर्स है जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉमन रहने वाले, यानी कि सर इंडस्ट्री, है ना। मैं जो 4 आपके नाम भी बता देता हूँ, आगे इस पर अपन और चर्चा करेंगे, है ना। जैसे कि आपके 4 फैक्टर्स कौन से जो कि KSF रहेंगे, कॉमन रहेंगे। ये जो फैक्टर्स है ना, ये कॉमन रहेंगे। ये आपके सक्सेस को डिटरमाइन करने वाले, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस ऑपरेशन करने वाली है, क्या वो सक्सेसफुली उस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेगी या फिर नहीं करेगी, ये इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि ये स्टेट अवे आपकी स्ट्रैटेजी को जो है अफेक्ट कर रही है ना। ये फैक्टर स्टेट अवे आपकी स्ट्रैटेजी को अफेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपकी स्ट्रैटेजी जो है सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुई, तो आपके जो ऑपरेशन है जिनको आप जो सोच रहे हो कि आप अच्छे से जो है करोगे, कंडक्ट करोगे, वो अच्छे से हो नहीं पाएंगे, कि वो भी स्ट्रैटेजी के बेसिस पे जो है ऑपरेट होंगे। और अगर ये फैक्टर्स को आपने अच्छे से ध्यान में नहीं रखा आपकी स्ट्रैटेजी बनाते हो, है ना, तो सीधा सीधा आपका जो है आपके जो बिजनेस ऑपरेशन है वो अच्छे से होंगे नहीं, आप सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, है ना। तो सीधा सीधा ये फैक्टर्स आपकी फर्म की सक्सेस को जो है डिफाइन कर रहे हैं। तो ये जो फैक्टर्स है आपके लिए KSF है, ये कॉमन KSF है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उठा लो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये जो 4 फैक्टर्स रहेंगे ये कॉमन फैक्टर्स रहेंगे। इनके अलावा भी कुछ और फैक्टर्स रहेंगे जो कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करेंगे, है ना। वो ऑर्गेनाइजेशन को खुद को आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि इन 4 के अलावा और कौन से ऐसे फैक्टर्स जो कि हमारे सक्सेस के ऊपर इंपैक्ट डाल सकते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन को जो स्टडी करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। लेकिन ये 4 फैक्टर्स तो जो है कॉमन रहने वाले। कौन से सर है ये 4 फैक्टर्स? सबसे पहला इंडस्ट्री एंड मार्केट्स। इंडस्ट्री एंड मार्केट्स आपको आपकी स्ट्रैटेजी जब भी बनानी है तो आपको आपकी इंडस्ट्री को ध्यान में रखना है। इंडस्ट्री की स्टडी आपकी जो है अच्छे से हो जानी चाहिए। इंडस्ट्री को आप सही तरीके से एनालाइज कर लो, अपनी मार्केट को समझ लो, जिस मार्केट के अंदर आप एंट्री ले रहे हो उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाना, उसके हिसाब से जो इसके अंदर एंटर करना। मार्केट को सही तरीके से समझ नहीं पाओगे, इंडस्ट्री को सही से समझ नहीं पाओगे, स्ट्रैटेजी गलत बनेगी। स्ट्रैटेजी गलत बनेगी तो कुछ भी तुमको जो है सही होते हुए देखने को नहीं मिलेगा और तुम सक्सेसफुल जो है नहीं बन पाओगे। तो इंडस्ट्री एंड मार्केट को जो है ध्यान में रखते हुए स्ट्रैटेजी बनाना है। दूसरा, कस्टमर्स। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए। तुम्हारा प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? कस्टमर खरीदेगा। तो ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाओ, है ना, ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाओ जिस स्ट्रैटेजी से कस्टमर तुम्हारा माल खरीदे, है ना कि तुम्हारा माल ना खरीदे। तुमको अपना माल बेचना है तो स्ट्रैटेजी ऐसे बनाओ जिससे तुम्हारा माल बिके, है ना, और कस्टमर उसके लिए वो प्राइस पे करे जिस प्राइस पे तुम चाहते हो वो माल बिके, है ना। तो आपको जो है कस्टमर को भी जो है ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। कस्टमर आपकी स्ट्रैटेजी का एक ड्राइवर होगा, है ना। उसके बाद सर आपका जो है तीसरा जो है यहाँ पे आ रहा है ड्राइवर, वो आ रहा है आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो भी आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उसको ध्यान में रखना, उसको ध्यान में रखते हुए उसके रिगार्डिंग जो है स्ट्रैटेजी बनाना। और लास्ट आपका आ रहा है चैनल्स। अलग अलग आपके चैनल्स रहेंगे,
है ना, आपके अलग अलग चैनल्स रहेंगे, वो चैनल्स को भी जो है आप ध्यान में रखते हुए उस चैनल के अकॉर्डिंगली आप जो है स्ट्रैटेजी बना। अब आपके चैनल जो है अलग अलग चैनल रहते हैं, जैसे कि सेल्स चैनल रहता है ना, परचेज चैनल रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बिजनेस के चैनल्स की बात हो रही है ना। सेल्स चैनल होता है, परचेज चैनल होता है, फिर आपका एक सर्विस का होता है ना। तो यहाँ पे अलग अलग चैनल रहते हैं जो कि आने वाले टाइम में अपन देखने वाले, डिटेल चर्चा अपनी उसके ऊपर होने वाली है ना। तो ये बड़ा पार्ट है, लंबा पार्ट है, चलेगा, अच्छा खासा टाइम चलेगा, तो इस पर अपन अच्छे डिटेल चर्चा करेंगे। बेसिकली तुमको ये 4 फैक्टर्स मेरे ख्याल से समझ के रहेंगे। 4 फैक्टर्स जो है आपके जो है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को जो है डिफाइन करने वाले, है ना। ये आपकी परफॉर्मेंस कैसे हो रही है ना, अगर हमको आपकी परफॉर्मेंस मेजर कर रही है ना, तो हम ये 4 चीज़ों को देख के आके, ये मतलब ये 4 चीज़ें आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी जो है इम्पैक्ट करेंगे, है ना। तो अगर आप अपन जो है थोड़ा सा टेक्स्ट को रीड करते हैं, अपनी अपनी जो बुक में जो चीज़ें लिखी हुई है उसको एक बार पढ़ते समझते, नोट्स के अंदर देखते क्या लिखा हुआ है। देयर कैन बी वेरिड वेज टू असेस द करंट परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस एंड इट इज़ हाईली सब्जेक्टिव बेस्ड ऑन मैनेजमेंट मेट्रिक्स एंड वेज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना। आप आपकी परफॉर्मेंस को जो है मेजर कर सकते हो अलग अलग तरीके से, आपके पास जो है अलग अलग तरीके रहते हैं आपको आपके परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए। तो आप आपके अलग अलग तरीकों को यूज़ करके जो है आपकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो। कुछ ऐसे मेजर्स है जो कि हम आपको बताएंगे, जिन जिन मेजर्स को आप यूज़ करके आपकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो। बाकी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये मेजर करने का, परफॉर्मेंस मेजर करने का तरीका जो है डिफर होगा। इट कैन इधर भी प्रॉफिट ड्रिवन हो सकता है, आप जो है प्रॉफिट के बेस पे जो है आपकी परफॉर्मेंस को जज करो कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट बना पा रही है, नहीं बना पा रही है, जो भी उसके टारगेट्स है वो मीट कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। पर्पस ड्रिवन हो सकता है कि यार अपना एक पर्पस है, क्या वो अपन अचीव कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। और एनी अदर मेट्रिक, कोई भी और अदर मेट्रिक हो सकता है, आपके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो दैट द मैनेजमेंट सीम्स टू फिट इन, बट इन जनरल द की स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड, ठीक है ना। आप आपके हिसाब से जो आपको ड्राइवर समझ में आता है, जिसके बेसिस पे आप आपकी परफॉर्मेंस मेजर करना चाहते हो, जिसके बेसिस पे आप आपकी जो है स्ट्रैटेजीज बनाना चाहते हो, आप बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कुछ इन जनरल अगर हम आपको स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स बताए, कुछ जनरल आपको ऐसे फैक्टर्स बताए जिससे आप आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है ना, जिसके हिसाब से आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनाना है। अगर आप उसके हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हो, सीधा सीधा आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा और आप जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे अगर आप उन फैक्टर्स को जो ध्यान नहीं दोगे। वो 4 कॉमन फैक्टर्स, जनरल फैक्टर्स कौन से थे, ये अपन ने देख लिया, इंडस्ट्री एंड मार्केट्स, कस्टमर्स, प्रोडक्ट, सर्विस एंड चैनल्स, है ना। तो डार्क काफ़ी ज़्यादा हो गया सर, मतलब अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया। मैं लाइट भी चालू करूँगा ना तो काला काला ही दिखेगा, मैंने किए हुए लाइट, मतलब लाइट के अंदर भी जो है अपन लेक्चर जो है रिकॉर्ड किए हुए, तो इसके लिए थोड़ा सा मेरे को जो है आज के दिन एडजस्ट कर लो, अपने को फेस कैम जो है बंद करना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा आज के दिन एडजस्ट मार लो। मेरे को भी पता, मेरे को भी बिना फेस कैम के पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है, बट क्या करें यार, थोड़ा सा मतलब लेट हो रहा है, मतलब दिक्कत आ रही है थोड़ी सी, तो इसके लिए मेरे को जो है बंद करना पड़ा। तो अगली बार से मैं ध्यान में रखूँगा कि मैं एकदम उजाले में जो है शूट करूँ। बट बारिश है तो बारिश में यार मौसम ऐसा बन भी रहा है ना। करेंटली मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस टाइम पे उजाला होना चाहिए अच्छा खासा, लेकिन बारिश की वजह से जो है मौसम थोड़ा सा ऐसे शांत सा हो गया, तो उसे वो डल हो गया मौसम पूरा। अपन अभी क्या करते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहला अपना जो ड्राइवर है ना, जो सबसे पहला आपका फैक्टर है ना, जो कि आपकी सक्सेस को डिटरमाइन करेगा, जो कि आपके परफॉर्मेंस को आपको मेजर करने में मदद करेगा, वो आपका है सर इंडस्ट्री एंड मार्केट्स को आप एनालाइज करो। इंडस्ट्री एंड मार्केट के एनालिसिस आपकी जो है, आपकी जो सक्सेस के अंदर जो है आपको आपके सक्सेस को मेजर करने में, आपके परफॉर्मेंस को मेजर करने में, आपके सक्सेस को डिटरमाइन करने में आपकी जो है मदद करेंगे। तो आपको इंडस्ट्री एंड मार्केट को जो है एनालाइज करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले अपन इंडस्ट्री एंड मार्केट को एनालाइज कैसे करना है वो अपन समझते हैं। इंडस्ट्री एंड मार्केट एनालिसिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई वंस पोजिशन एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर्स। क्यों अपने को इंडस्ट्री एंड मार्केट का एनालिसिस करना है, अपने को सिर्फ और सिर्फ इसलिए एनालिसिस करना है ताकि अपन अपनी पोजीशन को जो है कंपेयर कर सके हमारे कॉम्पिटिटर के पोजीशन के साथ में, कि हमारी पोजीशन क्या है और हमारे कॉम्पिटिटर की पोजीशन क्या है। हु कैन बी ऑफ इक्वल साइज। हो सकता है जब अपन ये एनालिसिस करें तो हमको पता लगे करके यार वो हमारे इक्वल, मतलब बराबर का बंदा है ना, बराबर का ओपोनेंट है, इक्वल साइज है ना। अगर हमारे पास 50% शेयर है तो उसके पास भी 50% शेयर होगा, है ना। तो वो इक्वल साइज पे हो सकता है हमारे, जब अपन उसकी पोजीशन को अपने पोजीशन के साथ कंपेयर करेंगे। एंड वैल्यू, वो वैल्यू भी इक्वल दे रहा होगा अपने कस्टमर्स को, वैल्यू भी इक्वल जनरेट कर रहा हो सकता है वो हमसे बड़ा कंप्यूटर हो, है ना, साइज में एंड वैल्यू में। हो सकता है वो स्मॉलर कंप्यूटर हो। ये तो हमको उसकी पोजीशन और हमारी पोजीशन जब अपन कंपेयर करेंगे तभी हमको पता लगेगा। अ टूल यूज फॉर दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन करो स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। अब स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैप में हम लोग जो है हमारे इंडस्ट्री को या फिर हमारे मार्केट को एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। हमको सिंपल है, मार्केट को अपने को इंडस्ट्री को जो है एनालाइज करना है, अपनी पोजीशन को अपने कॉम्पिटिटर के पोजीशन के साथ कंपेयर करनी है, देखना है कि हमारा कॉम्पिटिटर बड़ा है, छोटा है या फिर बराबर का है।
ये जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए अपने को करना पड़ेगा स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। अब स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग कैसे करेंगे, ध्यान से आराम से समझेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। अ स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग कंसिस्ट ऑफ दोज राइवल फर्म्स विच हैव सिमिलर कॉम्पिटेटिव अप्रोचेस। स्ट्रैटेजिक ग्रुप क्या होता है सर, एक ग्रुप बना रहे हो आप जिसको आप स्ट्रैटेजिक ग्रुप बोल रहे हो, है ना। मैंने ऐसे कुछ सेट ऑफ लोगों का जो है ग्रुप बना दिया, है ना। अब ये जो सेट ऑफ लोग है ना, ये सेट ऑफ लोग जो मैंने इनका एक ग्रुप बना दिया, से फॉर एग्जांपल अपन जो है स्कूल में भी रहते थे, तो स्कूल में भी अपने काफ़ी सारे जो एक्टिविटीज़ अपने को करवाए जाते थे, तो उसके लिए अपने लिए अलग अलग ग्रुप्स बनाए जाते थे, है ना। एक इसका कॉमन एग्जाम्पल दूँ, मतलब स्कूल में ऐसा होता था, मतलब अगर ग्रुप बनाने होते थे तो यहाँ पे सीधा जो अपने को ग्रुप में ये अपने जो स्कूल में जब अपन जाते हैं तो अपने को हाउस मिलता है ना, कोई रेड कलर के हाउस में रहता है, कोई ब्लू कलर के हाउस में रहता है, कोई ग्रीन कलर के हाउस में रहता है। तो कभी भी ग्रुप्स फॉर्म करने होते तो हमारे टीचर आके क्लास में ये बोल देते कि भाई ग्रीन कलर वाले एक साथ आ जाओ, ब्लू वाले एक साथ आ जाओ, रेड वाले एक साथ आ जाओ, येलो वाले एक साथ आ जाओ, है ना। कॉमन ये कलर्स होते थे, अपने को कलर्स दिए जाते थे, कलर वाला टाई होता था। अगर तुम मतलब मेरे को नहीं पता, अलग अलग स्कूल में अलग अलग कंसेप्ट चलते रहेंगे, बट मोस्ट ऑफ द स्कूल में ऐसे ही अलग अलग जो है नाम बनते थे, अलग अलग कलर्स के, अलग अलग हाउस के अलग अलग नाम बनते थे। तो उसके हिसाब से आप जो है सीधा मतलब उस हाउस का नाम ले लेते, सारे बच्चे उधर वाले एक जगह पे इकट्ठा हो जाते थे। तो वो एक जगह पे इकट्ठा क्यों हो रहे, बिकॉज उनके पास एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, उनका जो कलर है वो सेम है, उनका जो कलर है वो क्या सेम है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक है कलर, वो है सेम, इसके लिए वो सारे लोग एक ग्रुप में, है ना। मैंने बोल दिया क्या कि एक काम करो, जो भी बच्चे जो है 5 साल से लेके 10 साल तक की एज वाले बंदे हैं, वो लोग जो है एक साथ आके खड़े हो जाए, है ना। तो यहाँ पे एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक रहेगा उस ग्रुप के अंदर, सर सारे बच्चे मेरे को 5 से 10 वाले मिलेंगे, कोई भी 10 के बाहर का नहीं मिलेगा, कोई भी 5 से बाहर का नहीं मिलेगा, है ना। सब 5 से 10 के बीच वाले मिलेंगे मेरे को, है ना। क्यों, क्योंकि वो ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक ही वैसा है ना। तो हम लोग जो है स्ट्रैटेजिक ग्रुप बनाएंगे, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बात करूँ ना, तो मैं बोलूँगा अगर कि यार एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं अपन, है ना, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप बनाते हैं अपन, ठीक है ना। एक ऐसा स्ट्रैटेजी ग्रुप अपन बनाते, ठीक है, जिसके अंदर अपन जो है जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, से फॉर एग्जांपल अपन जो है मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर है, तो मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए मैं क्या बोलूँगा सर, एक अपन एक ऐसा स्ट्रैटेजिक ग्रुप बनाते हैं जिससे अपन क्या बोलते हैं सर, जिसके अंदर अपन वो सारी फर्म्स को रखेंगे जो कि जो है अपना जो है हाई एंड डिवाइसेस बनाती है ना, हाई एंड डिवाइसेस बनाती है, यानी कि जो महंगे मोबाइल बनाती है ना, जो कि एकदम अच्छे हाई परफॉर्मेंस वाले मोबाइल्स बनाती है, महंगे मोबाइल्स बनाती है ना, उनको अपन एक ग्रुप में लेकर के आते हैं। तो अपन ने एक कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड किया कि जो हाई एंड डिवाइस है ना, हाई एंड डिवाइस वाले जो कंपनीज है ना, उनको अपन जो है एक ग्रुप के अंदर लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर अपने जो है सैमसंग आगे बड़े बड़े महंगे महंगे मोबाइल्स निकालते हैं, सैमसंग सस्ते मोबाइल्स भी निकालता है, लेकिन महंगे मोबाइल्स भी आजकल बहुत ज़्यादा निकाल रहा है। एप्पल सिर्फ महंगे मोबाइल्स निकालता है, तो वो वहाँ पे आएगा। तो एप्पल और सैमसंग उस कैटेगरी के अंदर फिट बैठ गए, क्यों, क्योंकि ये लोग जो है काफ़ी तगड़े परफॉर्मेंस वाले जो है फ़ोन बनाते और काफ़ी जो है ज़्यादा जो है महंगे प्राइस पे ये लोग ये फ़ोन को बेचते। तो अपन ने एक प्राइस के बेसिस पे और एक परफॉर्मेंस के बेसिस पे एक ग्रुप बनाया, जिसके अंदर अपने 2 लोग आए, सैमसंग आ गया, उसके अंदर एप्पल आ गया, और भी अगर तुमको कोई कंपनियां पता रहेगी तो तुम उस ग्रुप के अंदर डाल सकते हो। फिर मैंने बोला एक दूसरा ग्रुप बनाते हैं अपन ऐसे कंपनियों का, ऐसे फ़ोन बनाने वाले कंपनियों का, जो कि जो है सस्ते फ़ोन देती है ना, जो कि बजट सेगमेंट पे फ़ोन देती है, मिडिल क्लास वाले बंदे को टारगेट करती है, जो कि 15 से 20 हज़ार 25 हज़ार इस रेंज में जो है अपने फ़ोन बनाती है। वहाँ पर जो आपकी फोड़ने वाली कंपनी है ना, उस कंपनियों को एक साथ लेकर आते हैं। तो वहाँ पे कौन कौन फोड़ता है, वीवो फोड़ता है, ओप्पो फोड़ता है, ठीक है ना, शाओमी फोड़ता है, रेडमी, है ना, वो फोड़ता है। तो उसको अपन ने जो है एक ग्रुप के अंदर लेकर के आया। तो हम लोग ये 3 कंपनी को एक साथ कैसे लेकर आ रहे हैं, बिकॉज एक कैरेक्टरिस्टिक है, हमने देखा ये तीनों कंपनियों के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है। तीनों की तीनों कंपनी बजट सेगमेंट को जो है टारगेट कर रही है, बजट सेगमेंट वाले फ़ोन लेकर के आ रही है। तो इन तीनों को साथ में लेकर आते हैं और इन तीनों को साथ में लेकर आकर के एनालाइज करते हैं, क्योंकि काइंडा उनका सिमिलरली जो है स्ट्रक्चर रहेगा, सिमिलरली उनका पैटर्न रहेगा, है ना। तो ये अपन ने एक कैरेक्टरिस्टिक उठाया, देखा इन कंपनियों में वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, तो उनको साथ में इकट्ठा करके ग्रुप में डाल दिया। ऐसे अगर मैं आपको एक डायग्राम दिखा करके जो है आपको एग्जांपल दिखाऊँ, तो नीचे आपके सामने ये डायग्राम आप देख सकते हो स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग का, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाले सर्कल के अंदर क्या हो रहा है, एप्पल आ जा रहा है आपका, है ना। मैं कलर चेंज कर लूँ क्या हाईलाइटर का, एक सेकेंड। ये वाले इसमें आप देख सकते हो कि आगे आपका एप्पल आ गया। हाईलाइटर क्यों काम नहीं कर रहा, एक सेकेंड, ये हाईलाइटर काम नहीं कर रहा दोस्तों। ये देखो, जितना तुमको हाईलाइट करते हुए देख पा रहे हो तुम। तो देखो पहले वाले ग्रुप के अंदर अपन ने जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड किए थे कि भाई हाई एंड डिवाइस वाले और महंगे मोबाइल बनाने वाले, तो उसके अंदर एप्पल सैमसंग आ गए, ठीक है। फिर बजट सेगमेंट को टारगेट करने वाले इधर वीवो आ गया, ओप्पो आ गया, है ना।
तो यहाँ पर जो अपन ने ऐसे ऐसे अलग अलग जो है ग्रुप्स बना लिए। आगे और अपन रीड करते हैं वो लोग क्या समझा रहे हैं अपने को। अ स्ट्रैटेजिक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ दोस राइवल फर्म्स विच हैव सिमिलर कॉम्पिटेटिव अप्रोच, जिनका सिमिलर कॉम्पिटेटिव अप्रोच है, एंड पोजीशन इन मार्केट, जिनका पोजीशन जो है सिमिलर है और उनका कॉम्पिटेटिव अप्रोच भी जो है सिमिलर है ना, कि भाई यार ये लोग जो है सेम तरीके से काम कर रहे हैं, कि भाई सिमिलर तरीके, सेम तरीके से नहीं बट सिमिलर तरीके से काम कर रहे हैं। वीवो भी भाई बजट सेगमेंट को टारगेट कर रही है, बजटेड सेगमेंट में जो है फ़ोन लेकर के आ रही है, सेम फीचर्स है जो कि ओप्पो लेकर आ रही है। ओप्पो के प्राइस पे भी जो है सेम प्राइस रेंज में है ना, ओप्पो 15,000 का ला रहा है तो वीवो 14,000 का ला रहा है। सेम फीचर्स है, ऑलमोस्ट सेम फीचर्स है, एक हाथ दो प्लस माइनस है, तो कहीं ना कहीं सिमिलर कॉम्पिटेटिव अप्रोच उनका चल रहा है। तो हमने उनको एक ग्रुप बना करके साथ में डाल दिया कि भाई अलग अलग इन ये दोनों कंपनियों को क्यों एनालाइज करने का, एक ग्रुप में डाल देते हैं, उस पूरे ग्रुप को एनालाइज करेंगे, है ना। उनकी मार्केट का जो पोजीशन रहेगा वो भी कहीं ना कहीं सिमिलर रहेगा, है ना। वीवो के पास से फॉर एग्जांपल 20% शेयर है तो ओप्पो के पास हो सकता है 21-22% शेयर हो, है ना। सिमिलर है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना। तो सिमिलर आपका जो है मार्केट का पोजीशन भी बन रहा है। तो यहाँ पर आप जो है उनको क्या करोगे, एक ग्रुप बना करके उसके अंदर आप डाल दोगे। कंपनीज इन द सेम स्ट्रैटेजिक ग्रुप कैन बी रिसेंबल वन अनदर इन एनी ऑफ द सेवरल वेज। आपका जो कंपनी है एक स्ट्रैटेजिक ग्रुप के अंदर, वो एक दूसरे को जो है कैसे भी रिसेंबल कर सकती है, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब सिमिलर होगी। मतलब क्या सिमिलरिटीज़ हो सकती है, किन सिमिलरिटीज़ के चलते हमने उनको उस ग्रुप के अंदर डाला हुआ है। तो दे मे हैव कंपेरेबल प्रोडक्ट लाइन, है ना। जैसे कि उनका जो प्रोडक्ट लाइन है वो कंपेरेबल है, यानी कि सर आपकी जो फ़ोन बना रहे वो सब सेम रेंज के फ़ोन है, सेम फीचर्स के साथ फ़ोन आ रहे हैं ना। कंपनियाँ अलग अलग, फ़ोन के फीचर सेम है ना, फ़ोन का प्राइस ऑलमोस्ट सेम है ना। तो वो प्रोडक्ट लाइन उनका कहीं ना कहीं जो है कंपेरेबल पड़ रहा है, इसके लिए हमने उनको एक ग्रुप के अंदर डाला हुआ है ना। हो सकता है वो देखो सेम प्राइस पे बेच रहे हो, क्वालिटी का रेंज उनका सेम हो सकता है, इम्फोसिस इज द सेम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो सकता है। दोनों जो भी कंपनियां हम इसके अंदर डाल रहे हैं, है ना, वो ग्रुप के अंदर डाल रहे हैं, वो दोनों के दोनों कंपनियां सिर्फ ऑनलाइन ही माल बेच रही है, ऑनलाइन ही फ़ोन बेच रहे है ना, ऑफलाइन फ़ोन बेच ही नहीं रहे। जैसे एक एग्जांपल तुमको यहाँ पे मैं दूँ तो रेडमी का एक एग्जांपल देता हूँ। रेडमी का जो फ़ोन है ना, कुछ फ़ोन रेडमी ऐसे लॉन्च करता था जो कि ऑफलाइन मार्केट में कभी आते ही नहीं थे, वो सिर्फ ऑनलाइन मार्केट में आते थे। और ऑनलाइन मार्केट के अंदर में भी वो फ्लैश सेल में आते थे, है ना। सिर्फ एक 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड की सेल होती थी, उसके अंदर जितने पीस आपको मिले और जितने जिनको नहीं मिले। और फिर वो जो फ़ोन है वो ब्लैक रेट में बिकता था रेडमी का, है ना। ऐसे काफ़ी टाइम तक जो है रेडमी के साथ चलते हुए आया, रेडमी के फ़ोन के साथ चलते हुए आया। बाद में उन्होंने ये कंसेप्ट डिसकंटिन्यू कर दिया। बाद में उन्होंने जितने प्रोडक्ट ऑनलाइन लाने लगे वो ऑफलाइन में भी उन्होंने लॉन्च करने लगे। बट पहले ऐसा क्या हो रहा था, थोड़ा बीच में मेरे को याद आ रहा है, तो 2020-2021 के साल में जो है 2019-2020 के जो साल में ये यहाँ पे जो है रेडमी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर के आ रहा था जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन आ रहे थे, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन आ रहे थे, ऑफलाइन वो आ ही नहीं रहे थे। तो और वो भी कुछ सेकंड के लिए आते थे। तो फ्लैश सेल में क्या होता था, अपन जो है उसको खरीद लेते थे और बाद में वो फ़ोन जो है ब्लैक में मार्केट के अंदर बिकता था, ज़्यादा रेट में बिकता था। अगर 15,000 का फ़ोन है तो मार्केट में वो 16,000 17,000 18,000 में बिकता था। तो 1,000-2,000 बाकायदा आपका प्रॉफिट आ जाता था किसी का भी। तो यहाँ पर जो है रेडमी के ये फ़ोन्स के साथ जो है होता था। अगर मेरे ख्याल से अगर आप में से किसने ये एक्सपीरियंस किया रहेगा, बिकॉज बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे लोगों ने तो धंधा बना लिया था अपना ये, कि रेडमी के फ़ोन ऑनलाइन जो सिर्फ ऑनलाइन मॉडल आते वो खरीदेंगे, मार्केट में बाहर 2,000-3,000 जो है ब्लैक में बेचेंगे, है ना। तो आपने अपना जो है वो क्या हो रहा था सर, वो क्यों हो रहा था, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है रेडमी का जो है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन था। तो हो सकता है ऐसी कोई दूसरी कंपनी हो जो कि ऐसा कर रही हो, सेम चीज़ कर रही हो रेडमी के जैसे, तो हम लोग उनका एक ग्रुप बना करके डाल सकते हैं, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहीं ना कहीं उनका सेम पड़ रहा है, सेम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू वो जो है काम कर रहे हैं, है ना। यूज एसेंशियली द सेम प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स टू अपील द सिमिलर टाइप्स ऑफ बायर्स। उनके बायर कहीं ना कहीं सेम है ना, उनके बायर कहीं ना कहीं सिमिलर है ना। अपन जो एट्रीब्यूट से जो बायर अट्रैक्ट हो रहा है, जो फीचर से बायर अट्रैक्ट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके जो है सिमिलर है। डिपेंड ऑन आइडेंटिकल टेक्नोलॉजिकल अप्रोच, आपकी हो सकती है जो टेक्नोलॉजिकल अप्रोच है वो सेम है ना। हर एक फ़ोन में आज के डेट में जो है टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो रही है वो ऑलमोस्ट सेम है। हर एक फ़ोन में फिंगरप्रिंट आता है, हर एक फ़ोन में फेस रिकग्निशन आता है ना। मल्टीपल फीचर होते हैं जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल अप्रोच भी कहीं ना कहीं जो सिमिलर हो सकता है, इसके लिए अपन जो है इसको एक ग्रुप बना करके डाल रहे हैं। और ऑफर बायर सिमिलर सर्विसेज एंड टेक्निकल असिस्टेंस, और बायर को आप क्या कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो क्या, सिमिलर सर्विसेज एंड टेक्निकल असिस्टेंस। हो सकता है कुछ ऐसी कंपनियां हो जो कि सिमिलर सर्विसेज ऑफर कर रही है ना। हो सकती है कुछ ऐसी कंपनियां हो जो कि 3-4 कंपनियां हैं जो कि सिर्फ 5 साल की वारंटी ऑफर कर रही है, बाकी कंपनियां जो है अलग अलग जो है वेरीड नंबर ऑफ वारंटीज़ का जो है टाइम पीरियड ऑफर कर रही है। तो जो 5 साल वाली वारंटी का सर्विसेज ऑफर कर रही है वो कंपनी को हमने साथ में लेकर के आ गया, है ना, जो कि सिमिलर टाइप ऑफ सर्विसेज दे रही है। तो यहाँ पर आप अलग अलग जो है बेसिस पे आप जो है उनको जो है ग्रुप जो है बना सकते हो। आपके बेसिस पे जो भी आपको जो है कैरेक्टरिस्टिक उठाना है आप वो उठाओ, है ना, और उसके बेसिस पे आप जो है ग्रुप जो है बना सकते हो। या आपके ऊपर है, कंप्लीटली ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है जो कि एनालिसिस कर रही है ना।
इस जो स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग का जो ये पार्ट है इसको अपन और डिटेल में समझते है ना। ये जो ब्लैक कलर के जो फॉन्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किए हुए ना, जैसे कि अगर आप देख सकते हो, ये देखो अब ये पूरा ब्लैक में आ रहा है ये फ़ॉन्ट। तो ये ब्लैक में फ़ॉन्ट इसके लिए मैंने रखा हुआ है ताकि ये ना, ये आपका जो है ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पे से क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर पे, है ना। सीधा आपका जो है डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो जो ब्लू कलर के अंदर फ़ॉन्ट है ना, वो आपकी बेसिक फ़ॉन्ट है, वो आपका नॉर्मल जो आपके नोट्स का जो पार्ट है, नॉर्मल आपके जो वर्ड्स है वो है। ब्लैक के अंदर जो फ़ॉन्ट आते हैं वो आपके हेडिंग्स हो गए, क्वेश्चंस हो गए, सब हेडिंग्स हो गए, वो ब्लैक के अंदर आते हैं। रेड के अंदर आपके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, की सेंटेंसेस वो हो जाते हैं, है ना। और ब्लू के अंदर आपका नॉर्मल टेक्स्ट रहता है। तो स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग की इस प्रोसेस को समझ रहे हैं अभी अपन, है ना। ये अपन ने समझ लिया कि स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग क्या होता है, बेसिक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू मिल रहेगा। मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया, डायग्राम से भी आप थोड़ा सा जो है अंदाजा लगा पा रहे हो, है ना। बट इसको अब तक अपन पूरी तरीके से समझे नहीं है, इसका प्रोसेस अपन एक बार समझ लेंगे तो पूरी तरीके से अपन स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग क्या है इसको समझ लेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है अपन सबसे पहले जो है स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग के अंदर जो है अपन सबसे पहले जो है इसके प्रोसेस को समझते। क्वेश्चन पढ़ते सर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रोसीजर फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैप एंड डिसाइडिंग विच फर्म बिलोंग इन विच स्ट्रैटेजिक ग्रुप इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना। आपका जो प्रोसीजर है ना, आपका जो प्रोसीजर है ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रोसीजर है। कौन सी फर्म कौन से ग्रुप के अंदर फॉल करेगी, ये बेसिकली आपको आपका एक कैरेक्टरिस्टिक उठाना है, उसके बेस पे उसको आप उस ग्रुप के अंदर डाल दो। ऑडिट के अंदर सर आप एक कंसेप्ट पढ़ोगे, ऑडिट जब आप ऑडिट के अंदर आपके जो है, अगर अभी मेरे ख्याल से आपको एसेज वगैरह तो पता लग गए रहेंगे कि आपको स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग जो है आपके ऑडिट के सिलेबस में होते हैं, एसेज अपन उसको बोलते हैं। तो उसके अंदर आपके अलग अलग एसे के नंबर होंगे। जब आप एसे 530 पढ़ोगे, एसे 530 अगर आपको याद आ रहा होगा, अगर आपने क्लास में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो इन फ्यूचर आपको ऑडिट के अंदर ये पढ़ाया जाएगा। एसे 530 आपका होता है सर ऑडिट सैम्पलिंग का, है ना, जिसके अंदर आप सैम्पलिंग करते हो। ऑडिट सैम्पलिंग कुछ नहीं है सर, एक ऑडिट प्रोसीजर है जो कि आप आपके ऑडिट के वक्त यूज़ करते हो, है ना। तो ऐसे 530 के अंदर जब आप सैम्पलिंग को पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको जो है सैम्पलिंग के मेथड्स बताए जाएंगे। सैम्पलिंग बेसिकली मतलब अपने पास जो है बहुत सारे ऐसे नहीं, मतलब से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है एक बड़ा सा ड्रम है ना, उस बड़े अगर आपने जो है हाउजी खेला रहेगा बचपन में, सर गणपत में देखो अपन हाउजी खेलते थे, है ना। तो हाउजी के अंदर क्या होता था सर, एक कंटेनर होता था जिसके अंदर सर बहुत सारे नंबर्स पड़े रहते थे हाउजी वाले। तो उसके अंदर अपन क्या करते थे, वो कंटेनर को जो है शेक कर देते, उसके अंदर कोई भी एक रैंडम नंबर उठाते थे और उसको उधर वो चार्ट पे प्लेस करते थे और फिर वो अनाउंस होता था कि भाई ये नंबर निकला है। फिर अपन उस नंबर को काटते थे और पूरा ऐसे फिर हाउजी बनता था, फिर पैसा वैसा अपन जीतते थे। याद आ रहा होगा अगर तुम बचपन में तुम खेल चुके हो तो, हम तो बहुत खेलते थे। तो उसके अंदर सर वो जो अपन डब्बे में से रैंडमली एक नंबर को पिक कर रहे हैं ना, वो ही हो गया सर एक सैम्पलिंग का टेक्निक। वो आपका एक सैम्पलिंग का टेक्निक है कि यार बहुत सारे आपके सर उसके अंदर नंबर्स है, उसमें से अपन ने रैंडमली एक नंबर को उठा लिया, रैंडमली एक सैंपल को पिक कर लिया, है ना। तो सैम्पलिंग कुछ नहीं है सर, वही चीज़ है, वही जो प्रोसेस अपन कर रहे हैं वही सैम्पलिंग का प्रोसेस है। ये आपको डिटेल में जब आप ऑडिट के अंदर ऐसे 530 पढ़ोगे ना तो आपको समझाया जाएगा, या फिर हो सकता है आप पढ़ के भी आ रहे हो। तो सैम्पलिंग का एक टेक्निक होता है, सैम्पलिंग का एक मेथड होता है जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन, है ना। स्ट्रैटिफिकेशन तो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझा नहीं सकता हूँ, है ना, बट ये डिटेल में आप ऑडिट के अंदर समझोगे, बिकॉज ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का अपन क्लास पढ़ कर रहे, है ना। ऑलरेडी अपने 1 घंटे के लेक्चर होते हैं, इसके अंदर मैंने स्ट्रैटिफिकेशन वाला पार्ट ले लिया तो थोड़ा सा टाइम वहाँ चला जाएगा, तो अपने पास टाइम लिमिटेड है। तो स्ट्रैटिफिकेशन आपको ऑडिट के अंदर अच्छे से जो है आपके जो भी टीचर रहेंगे ऐसे 530 जब वो आपको पढ़ाएंगे तो उसके अंदर आपको अच्छे से बताएंगे, तो आपको उससे जो है आप इसको रिलेट कर पाओगे। जब अपन प्रोबेबली रिवीजन करेंगे, रिवीजन लेक्चर में रिकॉर्ड करूँगा ना, तभी मैं हो सकता है तुमको वहाँ पे क्लिक करूँ तो तभी तुमको वहाँ पे हो सकता है कि ये चीज़ जो है लिंक करके जो है समझ में आए। स्ट्रैटिफिकेशन बेसिकली मैंने तुमको एक एग्जांपल भी दिया, थोड़ा सा मैंने अभी हाउसी वाला एग्जांपल दिया। रैंडमली आप एक नंबर पिक करो तो वो आपका सैम्पलिंग हो गया, सैम्पलिंग वो रहता है। तो एक टेक्निक रहता है सैम्पलिंग का आपका स्ट्रैटिफिकेशन। तो आप जब ऑडिट पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको ये डिटेल में जो है समझाया जाएगा। यहाँ पर सर अपन जो है अपने प्रोसीजर को समझते हैं। हमारा जो स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग है ना, स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग का प्रोसीजर कैसे होगा, कैसे हम लोग स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग करेंगे, इसको अपन जो है समझते हैं सर। सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, तो सबसे पहला स्टेप आप आइडेंटिफाई करोगे आपका कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक। अभी अपन ने ऊपर पढ़ा ना, ये जितने भी अपन ने देखो यहाँ पे चीज़ें पढ़ी, मैं मार्क करके बताता हूँ तुमको, जितनी भी अपन ने चीज़ें पढ़ी ना, ये सारे क्या थे, ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स थे। इन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे आप जो है अपने ग्रुप बना सकते हो। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लो कि कौन से कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे तुम फर्म्स को जो है डिफ्रेंशिएट करोगे, तुम फर्म्स के जो है अलग अलग ग्रुप बनाओगे, है ना। ये देखो कि भाई किन किन फर्म्स के जो है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको एक ग्रुप पे बनाओ और उनको एक ग्रुप के अंदर डाल दो। तो वो कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक कौन सा रहेगा जिसके बेसिस पे तुम वो ग्रुप बनाओगे, उसको एक बार आइडेंटिफाई कर लो, है ना। उसके बेसिस पे तुम्हारी फर्म्स जो है डिफ्रेंशिएट होंगे, है ना, अलग अलग होंगे, अलग अलग ग्रुप्स में जाएंगे, है ना। इन द इंडस्ट्री टिपिकली वेरिएबल्स आर प्राइस, क्वालिटी रेंज,
टिपिकली वो आपको बता रहा है कि क्या क्या आपके लिए कॉम्पिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। तो क्वालिटी या फिर प्राइस रेंज हो सकता है किसका हाई हो, किसका मीडियम हो, किसका लो हो। जोग्राफिक कवरेज हो गया कि कोई लोकली में धंधा कर रहा है, रीजनली धंधा कर रहा है, नेशनली धंधा कर रहा है, ग्लोबली धंधा कर रहा है। डिग्री ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन। अच्छा, अब डिग्री ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है सर? तो आने वाले अगले चैप्टर के अंदर सर हम लोग पढ़ने वाले कि वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होगा। चैप्टर नंबर 4 के जब चैप्टर नंबर 4 जब अपन पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर सर आपका वर्टिकल इंटीग्रेशन, फिर उसके अंदर वर्टिकल के अंदर फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये अपन जो अच्छे से समझेंगे। और ये जो आपके मी 24 के अंदर क्वेश्चन भी पूछ चुका है, तुमको आई नो अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है। अभी मैं ये पार्ट टच भी नहीं कर रहा हूँ वर्टिकल इंटीग्रेशन वाला, क्योंकि वो आगे आने वाला है। यहाँ पर अगर मैंने उसका फुल फ्लेजेड डिस्कशन कर लिया तो तुम मतलब वो ट्रैक मिस कर लोगे। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन वाले पार्ट को तुम जो है मार्क करके साइड में रखो। इसको अपन जो है आगे अपन जो है चैप्टर 4 के अंदर जब अपन जाएंगे पढ़ने, चैप्टर 4 को पढ़ेंगे ना, तो उधर अपन डिटेल में वर्टिकल इंटीग्रेशन को जो है समझने वाले। प्रोडक्ट लाइन ब्रेथ के बेसिस पे अभी जो है आप क्या कर सकते हो सर, उसको जो है ये कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। उस कॉम्पिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे भी आप आपके ग्रुप्स बना सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो सकता है एक हो, सारे हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ फिजिकली मतलब लोकली ऑफलाइन धंधा कर रही है, हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन दोनों ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों धंधे कर रही है। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बेसिस पे आप जो है क्या कर सकते हो, उनको जो है क्लासीफाई कर सकते हो, ग्रुप्स पे बना सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप आपको जो है आपके कॉम्पिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई करना है, जो कि डिफ्रेंशिएट करेगा आपके फर्म्स को, यानी कि अलग अलग ग्रुप्स में जो है डालेंगे हम उसके बेसिस पे, उस कॉम्पिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। तो सबसे पहले उसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा, दूसरा अभी आपने क्या करना है, तो दूसरा आपने करना है प्लॉट द फर्म्स ऑन अ 2 वेरिएबल मैप। आप क्या करो, 2 वेरिएबल मैप पे आप उसके फर्म्स को जो है प्लॉट करो। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ना, मैंने आपके इधर एक जो है एग्जाम्पल बनाया हुआ है, ये इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो हमने जो है फर्म्स को प्लॉट किया हुआ है। यहाँ पे आप एप्पल देख सकते हो, यहाँ पे आप सैमसंग देख सकते हो। तो एक एक जो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके लिए ऐसे बड़े बड़े आप सर्कल बनाते जाओ, उधर उनका नाम जो है, उनके जो नाम जो भी है वो डालते जाओ, है ना। आगे वाला आप जब पॉइंट पढ़ोगे तो ये वाला पार्ट आपको ज़्यादा क्लियर होगा। असाइन फर्म्स दैट फॉल इन सेम दैट फॉल इन अबाउट द सेम स्ट्रैटेजी स्पेस टू सेम स्ट्रैटेजी ग्रुप। जैसे कि यहाँ पे मैंने जो है एप्पल को जो है एक स्ट्रैटेजी ग्रुप के अंदर डाला है और सैमसंग को एक स्ट्रैटेजी ग्रुप के अंदर डाला है। दोनों को सेम स्ट्रैटेजी ग्रुप के अंदर मैंने जो है डाला हुआ है, क्योंकि हमारा यहाँ पे कॉम्पिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या लिया हुआ है, हमने लिया हुआ है जो है हाई एंड डिवाइसेस का जो है हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लिया हुआ है कि भाई कौन जो है सबसे प्रीमियम सेगमेंट में जो है कौन सी अच्छी कंपनी है। तो प्रीमियम सेगमेंट के अंदर जब अपन जाते हैं तो अपने को एप्पल मिलता है और सैमसंग मिलता है। तो उसका एक स्ट्रैटेजी ग्रुप मैंने बनाया और उसको मैंने डाल दिया। फिर मेरे को क्या करना है सर, फिर मेरे को जो है एक सर्कल ड्रॉ करना है ना, उस ग्रुप के अराउंड में, है ना, अराउंड ईच स्ट्रैटेजिक ग्रुप, मेकिंग द सर्कल्स प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द ग्रुप्स रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ टोटल इंडस्ट्री सेल्स रेवेन्यू। इंडस्ट्री का जितना भी सेल्स रेवेन्यू आता है ना, बेसिकली जितना उस ग्रुप का मार्केट शेयर बन रहा है ना, उतना बड़ा आप उसके अराउंड सर्कल जो है घुमा दो, है ना, सर्कल जो है ड्रॉ कर दो। एप्पल और सैमसंग 2 ऐसी कंपनियां जो कि मार्केट को लीड कर रही है आज की डेट में, है ना। आपकी मोबाइल इंडस्ट्री की, स्मार्टफोन इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो ये 2 कंपनी ऐसी कंपनी है जो कि मार्केट को लीड कर रही है। इनका बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर है ना, एकदम सामने से जो है ये लोग एकदम टॉप में आपको देखने को मिलेंगे, एप्पल और सैमसंग। तो सबसे बड़ा सर्कल आप देख सकते हो मैंने जो है यहाँ पे किसके अराउंड ड्रॉ किया हुआ है, एप्पल और सैमसंग के अगेंस्ट में जो है मैंने ड्रॉ किया हुआ है। सबसे बड़ा सर्कल जो है आप ये देख पा रहे हो, एप्पल और सैमसंग के अगेंस्ट में जो है ड्रॉ हुआ है, क्योंकि इनका मार्केट शेयर सबसे जो है बड़ा है ना। उनके बाद जो है हमने जो है उसके बाद हमने लिया वीवो और ओप्पो, जो कि इनके बाद आ रहे, है ना। हो सकता है सर, मतलब ये मैंने एकदम मतलब मेरे हिसाब से जो मेरे को लग रहा है मैंने उसके हिसाब से किया हुआ है, प्रॉपर डाटा वगैरह कलेक्ट करके मैंने ये नहीं किया हुआ है, प्रॉपर जो मेरे को लगता है मैंने उसके हिसाब से किया हुआ है। लेकिन एप्पल और सैमसंग ये बात तो शॉर्ट है कि ये लोग आपको जो है बड़े वाले सर्कल में जो है देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद आप नीचे देख सकते हो शाओमी को भी हमने यहाँ पे रखा हुआ है, रेडमी शाओमी जो बोलना है बोल लो, और वन प्लस को भी यहाँ पे जो है हमने रखा हुआ है। तो आप जो है क्या करो, सबसे पहले जो है क्या करो, आप जो है सबसे पहले कॉम्पिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई करो जिसके बेसिस पे आप ग्रुप बनाओगे। वो एक बार आपने कर लिया तो आप जो है प्लॉट करो आपको फॉर्म को 2 वेरिएबल मैप पे, है ना। 2 वेरिएबल मैप के अंदर आप यूज करो यूजिंग पेयर ऑफ दिस डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि बेसिकली अभी आप आपके क्या करो, ग्रुप्स को फॉर्म करो। पहले आप कॉम्पिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई करो, उसके बाद आप ग्रुप बनाओ। यानी कि जैसे कि मैंने एप्पल और सैमसंग को मैं साथ में ले आया, है ना। जैसे कि अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे एप्पल और सैमसंग को मैं क्या करके आया, साथ में लेकर आ गया। वीवो और ओप्पो को मैं क्या कर लेकर आ गया, साथ में लेकर के आ गया। अब उसके बाद इनका मार्केट शेयर देखो और उसके अराउंड गोला मार दो, बड़ा सा जितना भी उनका मार्केट शेयर है उसके हिसाब से उनके अराउंड गोला मार दो, है ना, गोला मार दो। खत्म हो गया सर आपका स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग यहाँ पे।
है ना। तो स्टेप्स आपको मेरे ख्याल से ईजी है, समझ में आ रहेंगे कि सबसे पहले कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई करो, प्लॉट करो उनको टू वेरिएबल मैप के ऊपर, फॉर्म्स को प्लॉट करो टू वेरिएबल मैप के ऊपर, असाइन करो उन फॉर्म्स को जो कि सेम स्ट्रेटेजिक ग्रुप के अंदर फॉल करती है, यानी कि उनको ग्रुप में जो है ग्रुप फॉर्म करो, बेसिकली ग्रुप में लेकर के आओ उनको, और उनके अराउंड जो है आप क्या करो, सर्कल्स को जो है ड्रॉ करो, और ये सर्कल्स रहेंगे प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द ग्रुप्स रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ टोटल इंडस्ट्री सेल्स रेवेन्यू। इंडस्ट्री का जो भी टोटल सेल्स रेवेन्यू है वो निकालो, और उसमें से देखो कितना परसेंटेज ऑफ शेयर आपके जो वो ग्रुप आपने बनाया हुआ है वो कंट्रीब्यूट कर रहे, उसके अकॉर्डिंगली आप जो है उतना बड़ा सर्कल जो है उनके अराउंड जो है आप ड्रॉ कर लो। एग्जाम्पल भी यहाँ पे सर मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और ये कंसेप्ट भी अपन ने अच्छे से समझा, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया रहेगा। स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग का ये जो पार्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आराम से आपको जो है वो लोग 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकते, हो सकता है वो आपको डायग्राम भी जो है ड्रॉ करने को बोले, तो आपको जो है थोड़ा सा ध्यान देना है और इस क्वेश्चन को अच्छे से जो है पढ़ के जाना है। सितंबर 24 में भी पूछा जा सकता है, नहीं तो जनवरी 25 में वो लोग पूछ सकते हैं। तो दोनों 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 अटेम्प्ट के हिसाब से आपको जो है अच्छे तरीके से जो है अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है। तो उसके जो रेगुलर नोट्स जो अपन हैंड रिटन नोट्स बना रहे अपने, है ना, उसके अंदर भी जो है मैंने यहाँ पे जो है ये कंसेप्ट को अच्छे से जो है लिखा हुआ है अपने नोट्स के अंदर। तो हैंड रिटन नोट्स जब तुम अच्छे से बनाओ अपने, तो उसको जो है अच्छे से नोट वगैरह कर लेना। बाकी हम बढ़ते हैं हमारे इस चैप्टर के साथ आगे, और हमारे जाते हैं अगले स्ट्रैटेजिक ड्राइवर के ऊपर, वो है कस्टमर्स। यहाँ पे एक छोटा सा 2 सेकंड का हम लेंगे ब्रेक, ताकि मैं थोड़ा सा पानी वानी पी लूँ। तो 2 सेकंड तुम भी पानी पी लो, मैं भी पानी पी देता हूँ। ओके सर, ब्रेक थोड़ा सा लंबा हो गया पानी पीते पीते तो सर आ जाओ, पानी वानी तुम भी पिया करो, हाइड्रेटेड रहना भाई, ठीक है। सो आ जाओ सर, यहाँ पर अपन जो है अगले पार्ट को जो है अपन आगे बढ़ाते हैं। अगला जो हमारा स्ट्रैटेजिक ड्राइवर आ रहा है वो है कस्टमर्स, ठीक है सर। स्टैटिक ड्राइवर्स को जरा अपन ने समझा, स्टैटिक ड्राइवर्स हमने देखे सर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे सक्सेस को जो है डिफाइन करेंगे, ये बताएंगे कि क्या हम लोग सक्सेसफुल रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है ये इम्पैक्ट डालेंगे। परफॉर्मेंस को हम लोग को अगर मेजर करना है तो इन फैक्टर्स में हम लोग देखेंगे, इन पैरामीटर्स में हम लोग जो है अपने आप को देखेंगे, एनालाइज करेंगे क्या भाई इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे परफॉर्मेंस कर, हमारा परफॉर्मेंस कैसा है। तो उसके बेस पे अपने को जो एक अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई अपन जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो सही डायरेक्शन है अपने लिए नहीं है ना। तो ये अपना जो है अगला स्ट्रैटेजिक ड्राइवर आ रहा है वो है आ रहे हैं हमारे कस्टमर्स, है ना। तो कस्टमर सर कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्यों हमारे को जो है कस्टमर्स का जो है हम लोग को जो है ध्यान रखना है, जिससे अपन जो है हमारा परफॉर्मेंस जो है अच्छा रहे, हमारी स्ट्रैटेजी जो है सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुए। तो कस्टमर को जो है हम लोग अच्छे से समझते हैं कि क्यों हमारे लिए कस्टमर जो है एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक ड्राइवर है। एज कस्टमर्स आर ऑफन रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ प्रॉफिट्स, बिकॉज आप माल किसको बेचोगे, कस्टमर को बेचोगे। आप जो भी माल बेच रहे हो, अगर आप वॉच बेच रहे हो, अगर आप फ़ोन बेच रहे हो, अगर आप कोई भी आइटम बेच रहे हो, जूते बेच रहे हो, कपड़े बेच रहे हो, है ना, तो आप उसके अंदर एक आपको आपकी कॉस्ट लग रही है, कॉस्ट के ऊपर आप सर्टन प्रॉफिट ऐड कर रहे हो और उसके बाद आप कस्टमर को बेच रहे हो। कस्टमर है उसके लिए जो है वो प्राइस पे कर रहा है। तो सीधी सीधी बात है कि कस्टमर जो है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, आपके प्रॉफिट्स के जनरेशन के लिए। वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, उसके लिए पैसा देंगे, अपने को जो है प्रॉफिट अपने जेब में आएगा। ऑब्टेन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू कलेक्ट एंड डिस्प्ले डाटा इन ऑर्डर टू शो कस्टमर ट्रेंड एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सर अगर आपके लिए जो है कस्टमर जो है, आप जो है कस्टमर के थ्रू आप जो है प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हो ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कस्टमर का डाटा मेंटेन करके रखो। आप जो है आपकी जो फर्म जो है वो केपेबल होनी चाहिए
कस्टमर का डाटा कलेक्ट करने के लिए और उसको जो है स्टोर करके रखने के लिए अच्छे से, और उसको डिस्प्ले करने के लिए भी। ऐसा नहीं कि आपने एक जगह पे जो है डाटा कलेक्ट कर दिया लेकिन अभी आपका जो वो डाटा है वो शो ही नहीं हो रहा है ना, आप उस डाटा को एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हो, देख ही नहीं पा रहे हो उस डाटा को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर। हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है ना, जो कि प्रॉफिट जनरेट कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने कस्टमर की वजह से प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, क्योंकि कस्टमर उसके लिए प्राइस पे कर रहा है। तो कस्टमर का डाटा आप अच्छे से कलेक्ट करके रखो, है ना। आपको जो है वो डिस्प्ले भी होते आना चाहिए। जैसे ही आपने उसको कलेक्ट कर लिया है तो आपको डिस्प्ले भी होना चाहिए कि हाँ भाई आपके पास जो है वो डाटा आ चुका है। आप उसको कभी भी जो है जा करके रिफर कर सकते हो जब भी आपको ज़रूरत है उसकी, है ना। अपन कहीं पे भी शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं या फिर किधर भी जाते हैं, अपन डी मार्ट जाए, बिग बाजार जाए, किधर भी जाए, तो अपने से जो है देखो अपना नंबर लेते हैं। किधर भी जाओ, कोई भी आप ऑनलाइन ऑनलाइन बोल रहा हो, कोई भी आप ऑफलाइन शॉपिंग करने के लिए जाओ, मॉल में जाओ, किधर भी जाओ, तो जब भी आप काउंटर पे जो है आप बिलिंग करवाने के लिए जाते हो तो आपका नंबर वो लोग मांगते हैं, है ना। और आपका नंबर लेकर के जो है अपने सिस्टम में हर बार स्टोर करते हैं। क्यों? ताकि उनके पास जो है आपके जो है डाटा जो है कलेक्ट हो जाए। आपके नंबर जो उनके पास आता है वो नंबर से जो है बाद में वो मार्केटिंग वगैरह के लिए अपने नंबर्स को जो है यूज़ करते, है ना। बाद में वो क्या करते हैं, पहले अपने से अपना डाटा कलेक्ट कर लेते, वो अपना नंबर कलेक्ट कर लेते, बाद में उसी इन्फॉर्मेशन को जो उन्होंने अपने सिस्टम में स्टोर किया हुआ है उसको जाकर के वो देख लेते और उसको जो है मार्केटिंग पर्पज़ के लिए फिर जाकर के वो जो है यूज़ करते हैं अपने को। फिर उसके बाद व्हाट्सएप पे मैसेजेस वगैरह आएंगे, नॉर्मल मैसेजेस वगैरह वो लोग करेंगे, है ना। तो इसके लिए उनको सबसे पहले डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, और डाटा उनकी कलेक्ट करने के बाद डिस्प्ले होगा, तभी तो उसके बाद वो फर्दर अपने उससे तो अपना जो है काम वगैरह कर पाएंगे, यूज़ वगैरह में लेकर आ पाएंगे उस डाटा को, है ना। तो उसके बाद सर आपका जो है ये डाटा आपके लिए कलेक्ट करना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ताकि आपको कस्टमर के ट्रेंड्स पता लग जाए, है ना। आपको ये पता लग जाए कि आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो। कस्टमर का अगर आपका डाटा होगा तो आप सारी चीज़ें जो है चेक करके जो है आराम से बता सकते हो कि इतने इतने कस्टमर्स हैं मेरे, ये इतने इतने कस्टमर ने इतना इतना माल खरीदा हुआ है, तो इतनी इतनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए। तो आप वो क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो कि भाई उतना पैसा अपने पास आया है नहीं आया है, वो सारी चीज़ें भी आप जो है देख सकते हो। तो इसलिए कस्टमर का डाटा कलेक्ट करना अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कस्टमर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए वो जो है हमको जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो प्रॉफिट हमको जो है जनरेट करने के लिए मदद करता है। यानी कि बेसिकली उसी के वजह से हम लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रॉफिट जनरेट कर पाती है। इश्यूज विद कस्टमर्स कैन बी आइडेंटिफाई एंड टारगेट एरियाज फॉर ग्रोथ कैन बी परस्यूड बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स। आप क्या करो, जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया हुआ है ना, आप आपके फीडबैक्स भी कलेक्ट करो कस्टमर से, है ना। कस्टमर को पूछो कि भाई उसको आपका प्रोडक्ट कैसे लग रहा है, कोई दिक्कत आ रही है नहीं आ रही है, आपकी सर्विस कैसे लग रही है। और अगर कोई इश्यूज उसको आते हैं तो आप जो है उसको जो है प्रॉब्लम उसकी सॉल्व करो, है ना। जो भी जिस भी एरिया के अंदर आपको इशू आ रहा है, कस्टमर का फीडबैक लो, उससे बात करो, है ना। उसको समझो कि उसको क्या दिक्कत आ रही है, वहाँ पे आप चीज़ों को जो है सॉल्व करो उसके बेसिस पे। अनदर इंटरेस्टिंग कंसेप्ट इज डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर। एक आपका जो है एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो है कंसेप्ट हमको वो लोग समझाना चाह रहे हैं, वो है कस्टमर और कंज्यूमर का। याद रखना, कस्टमर और कंज्यूमर दो अलग जो है आपके कंसेप्ट है। कस्टमर बेसिकली सर आपका एक ऐसा पर्सन है जो कि से फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊँ तो फिर से फॉर एग्जांपल मैं हूँ होलसेलर, ठीक है ना। होलसेलर के लिए जो इसके कस्टमर रहेंगे वो रहेंगे रिटेलर, है ना, वो रहेंगे रिटेलर। तो होलसेलर और रिटेलर के बीच में मैंने रिलेशन देखूँ तो होलसेलर के लिए जो रिटेलर आ रहा है उससे माल खरीदने के लिए वो उसका कस्टमर है, वो उसका कस्टमर है। और रिटेलर जो हमको माल बेच रहे हैं, हम इंडिविजुअल को माल बेच रहा है जो कि बाद में जाकर के घर पे जाकर के कंज्यूम करने वाले। से फॉर एग्जांपल मैं जो है दाल का एग्जांपल लेता हूँ। अपन दाल चावल जो है खाते हैं, है ना, उसके लिए सबसे पहले अपने को बाजार से दाल चावल लेकर आना पड़ता है, फिर अपन घर में बनाते हैं, है ना। तो से फॉर एग्जांपल सर आपका एक होलसेलर था जो कि बहुत ज़्यादा जो है जो कि होलसेल में जो है दाल को जो है अपने पास रखता था स्टोर करके, और राइस को अपना स्टोर करके रखता था, और फर्दर रिटेलर्स को जो है माल जो है उनकी जो भी क्वांटिटी रहती थी उसके अकॉर्डिंगली जो है सप्लाई करता था। तो होलसेलर के लिए वो जो रिटेलर है जो कि उससे दाल और चावल खरीदने आ रहा है वो उसका कस्टमर हो गया। अब जो रिटेलर से बंदा खरीदने जा रहा है, जो रिटेलर के पास बंदा खरीदने जा रहा है ना, वो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीदने जा रहा है ना, वो अपने 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 पर्सनल खाने पीने के लिए लेके जा रहा है। तो वो उससे माल खरीदेगा जाके, फर्दर किसको बेचेगा नहीं, वो अपना घर पे जाकर के उस गुड्स को जो है यूज़ करेगा, कंज्यूम करेगा, है ना। तो वो बंदा जो कि कंज्यूम कर रहा है ना वो बन जाएगा आपका कंज्यूमर। सिंपल सी बात है, नाम में आपको दिख रहा है कंज्यूमर। तो जो बंदा उस गुड्स को कंज्यूम करेगा वो कंज्यूमर, जो उस बंदा गुड्स को खरीद के फर्दर बेच लेगा, है ना, तो बंदा कस्टमर। जैसे कि रिटेलर भी खरीद रहा है ना गुड्स को, लेकिन रिटेलर घर पे जाके उसको कंज्यूम नहीं कर रहा ना, वो फर्दर जाके अपनी दुकान पे उसको आगे जाकर के बेच रहा है। तो ही इज़ नॉट द कंज्यूमर, ही इज़ द कस्टमर, है ना। उसने माल खरीद रहा है, आगे जाकर के माल बेच भी देगा, है ना। तो कंज्यूम नहीं करेगा उसको। जो बंदा लास्ट में अल्टीमेटली उस चीज़ को कंज्यूम कर लेगा अपने लिए, है ना, फर्दर उसको बेचेगा नहीं, वो बंदा बन जाएगा कंज्यूमर।
पहले कस्टमर इज द वन बाइज अ प्रोडक्ट सर्विस। कस्टमर मतलब क्या, जो कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस को जो है क्या कर रहा है, बाय कर रहा है। द कंज्यूमर इज द वन हु फाइनली यूजेज एंड कंज्यूम्स द बॉट प्रोडक्ट एंड सर्विस। ये आपका ऐसा बंदा जो कि फाइनली उसको कंज्यूम करेगा। इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल के अंदर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, समझ लेते पढ़ लेते क्या एग्जाम्पल दे रहा है। अ पेरेंट बाइंग स्टेशनरी प्रोडक्ट्स फॉर देयर किड्स माइट बी द कस्टमर, है ना। अब एक पेरेंट है, पेरेंट अपने बच्चे के लिए क्या कर रहा है, स्टेशनरी खरीद रहा है, पेन पेंसिल रबर शॉर्पनर, है ना, वो सारी चीज़ें जो है खरीद रहा है अपने बच्चे के लिए। तो वो जब खरीद रहा है ना, तो जब वो खरीद रहा है तो वो कस्टमर है, वो खरीद रहा है, वो जाके कंज्यूम नहीं करने वाले। कंज्यूम कौन करेंगे, कंज्यूम करेंगे उसके बच्चे। तो बच्चे बन गए कंज्यूमर, पेरेंट्स बन गए कस्टमर। सिंपल सी बात है, ये अपन ने रिटेल और होलसेलर वाले पॉइंट से भी देखा, ये वाले पॉइंट से भी आप जो समझ सकते हो कि पेरेंट्स ने स्टेशनरी खरीदी, अपने बच्चों के लिए खरीदी, तो पेरेंट बन गया कस्टमर। बच्चे जाकर के उसको एंड में कंज्यूम करने वाले, यूज बच्चे उसका करने वाले, तो बच्चों के लिए जो है बच्चे बन गए कंज्यूमर। दस अंडरस्टैंडिंग बोथ इज इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केटर्स। मार्केटर जो माल बेच रहा है उसको जो है ये बात समझनी पड़ेगी, तभी जो है वो सही तरीके से जो है मार्केटिंग कर पाएगा, है ना। क्योंकि उसको पता है कि यार अगर एक बच्चे को जो है स्टेशनरी कंज्यूम करनी है ना, तो बच्चा जिद करेगा अपने पेरेंट्स से और पेरेंट्स उसको दिलाएगा, है ना। तो जब उसको पता है कि कंज्यूम कौन कर रहा है, तो सही तरीके से कंज्यूमर को मार्केटिंग करेगा। अगर अगर मैं एक स्टेशनरी कंपनी हूँ, है ना, तो स्टेशनरी कंपनी ने एक से फॉर एग्जांपल एकदम बहुत ज़्यादा फैंसी अट्रैक्टिव पेन निकाला हुआ है ना, से फॉर एग्जांपल 50 रुपये का पेन है ना। तो अपने पेरेंट्स का नॉर्मल थिंकिंग क्या रहता है, यार पेन है लिखने का है ना, उससे क्या फैंसी क्या अट्रैक्टिव, कुछ उस पर कार्टून वार्टून से फॉर एग्जांपल बना करके निकाला हुआ है। मेरे को भी बहुत पेनों के शौक रहते थे, कार्टून एवेंजर्स वगैरह के फाउंटेन पेन आते थे, मैं ले लेता था जाकर के। 50 रुपये 60 रुपये 70 रुपये महंगे महंगे पेन होते थे, लेकिन मैं ले लेता, मेरे को भी शौक था। तो जो स्टेशनरी बनाने वाली कंपनी है, उसको ये बात पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना कि उसका कंज्यूमर कौन है। बिकॉज जो कंज्यूमर है उसको जब तक अपन मार्केट नहीं करेंगे, उसको अपना प्रोडक्ट जब जब तक अपन नहीं दिखाएंगे, तो वो खरीदने की जिद नहीं करेगा। यहाँ पे कंज्यूमर कौन है, बच्चे। तो जब तक अपन बच्चों तक नहीं पहुँचते, तो बच्चे तब तक घर पे जिद नहीं करेंगे। और पेरेंट्स खुद से जाकर के वो जो कार्टून वाला पेन है 50-60 रुपये का, वो अपने बच्चे को कभी नहीं दिलाएंगे अनलेस एंड अनटिल उसका बर्थडे वगैरह ना हो, है ना। वो बर्थडे वगैरह ना हो, कोई ओकेजन वगैरह ना हो, उसने बहुत कुछ अच्छा जो है पढ़ाई वढ़ाई में कुछ परफॉर्म वगैरह ना किया हो, है ना, वैसा कुछ किया हो, वैसा कुछ ओकेजनल, तो पेरेंट्स रहा कुछ उस पर थोड़ा बहुत बच्चे के ऊपर खर्चा भी कर लेगा, 50-60 रुपये का पेन भी लेकर उसको दे देगा, है ना। तो पेरेंट्स है कस्टमर, अपने को मार्केट करना है कंज्यूमर को। तो मार्केटर को ये पता रहना चाहिए ना कि मेरे को कस्टमर को मार्केटिंग करना है ज़्यादा, कि मेरे को कंज्यूमर को ज़्यादा मार्केटिंग करना है। यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट मैं जब बच्चों को दिखाऊंगा, तब वो घर पे जाके जिद करेंगे, तब कस्टमर मेरे पास आएगा। तो मेरे को यहाँ पे सही जो मेरे लिए एरिया रहेगी मार्केटिंग के लिए, वो बच्चों की एरिया रहेगी। मेरे को बच्चों को जो है मार्केट करना पड़ेगा मेरा पेन को। तो ये बात भी आपके बिजनेस कर रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि उसका कंज्यूमर कौन है, उसका कस्टमर कौन है ना। तो अंडरस्टैंडिंग बोथ इज इंपॉर्टेंट, ऐसे दोनों आपको जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। अब आते हैं सर हम लोग हमारे प्राइसिंग पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। अब जब अपने को जो है प्राइस सेट करना है, मेरे को एक यहाँ पे जो है एक से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे को जो है मेरा पेन का स्टेशनरी वाला एग्जांपल यहाँ अपन आगे कंटिन्यू करते हैं, वही काफ़ी अच्छे से जो है बैठेगा। तो जब अपना स्टेशनरी वाले एग्जांपल के अंदर अपन बोल रहे हैं ना, और अपन प्राइसिंग पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं ना, सिर्फ फॉर एग्जांपल एक पेन है, नॉर्मल सा पेन है, ठीक है, नॉर्मल सा पेन है, ठीक है, नॉर्मल अपना पेन है, 10 रुपये का पेन है, ठीक है, 10 रुपये का पेन है। वो 10 रुपये के पेन को मैं 50 रुपये के प्राइस पे बेच रहा हूँ, है ना, 50 रुपये के प्राइस पे बेच रहा हूँ। क्या मेरा कस्टमर वो पेन को खरीदेगा? अभी अपन ने देखा कस्टमर कौन है, पेरेंट्स। कस्टमर पेरेंट्स, एक पेरेंट एक नॉर्मल से पेन के लिए 50 रुपये क्यों देगा? बोलेगा मेरा काम जब 10 रुपये में हो रहा है, तो मैं 50 रुपये सेम पेन के लिए, नॉर्मल से पेन के लिए क्यों दूँ? मैं तो 10 रुपये में खरीदूंगा, है ना, क्योंकि वो कस्टमर है और कस्टमर नहीं खरीदेगा 50 वाला नॉर्मल पेन, है ना। तो जब मैं प्राइस सेट कर रहा हूँ ना, तो मेरे को कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच रखना है। ये बात आपको याद रखना है, जब मैं प्राइस सेट कर रहा हूँ ना, तो मेरे को कस्टमर पे सेंट्रिक अप्रोच रखना है। कस्टमर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कस्टमर मेरे लिए कौन है? कस्टमर मेरे लिए है पेरेंट्स। कस्टमर मेरे लिए कौन है? यहाँ पे आप देख सकते हो, कस्टमर मेरे लिए है मेरे लिए मेरा पेरेंट है ना। तो मेरे को कस्टमर को ध्यान में रखते हुए मेरे प्राइस को जो है फिक्स करना है। अब यहाँ पे 10 रुपये के पेन के लिए 50 रुपये मांगूंगा, है ना, भले ही वो कार्टून वाला पेन क्यों ना हो, तो भी पेरेंट उसके लिए वो मेरे को जो है वो पैसा नहीं देगा, है ना। तो मेरे को कस्टमर के पॉइंट से एक पैसा प्राइस सेट करना है, जिससे कस्टमर मेरा पेन खरीदे, है ना। और जब मैं जो है मैं बात कर रहा हूँ वैल्यू क्रिएशन के पॉइंट से, अब पेन कौन यूज़ करने वाला है? पेन तो यूज़ करने वाला है कंज्यूमर, यानी कि पेन कौन यूज़ करेगा? पेन यूज़ करेगा कौन? अपने किड्स, है ना, अपने किड्स यानी कि बच्चे, जो पेरेंट के बच्चे रहेंगे वो बच्चे यूज़ करेंगे पेन, है ना। तो जब आप वैल्यू के हिसाब से देख रहे हो ना, वैल्यू क्रिएशन के हिसाब से देख रहे हो ना, डिज़ाइन के हिसाब से देख रहे हो, यूजेबिलिटी के हिसाब से देख रहे हो,
है ना, वैल्यू क्रिएशन के हिसाब से देख रहे हो, उसके बाद सर आप किसके हिसाब से देख रहे हो, डिज़ाइन के हिसाब से देख रहे हो, तो आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कंज्यूमर, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कौन, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कंज्यूमर। बिकॉज पेरेंट थोड़ा ना यूज़ करने वाला है, पेरेंट को दिख रहा है यार कार्टून बने हुए पेन पे, यार क्या कार्टून वार्टून से क्या होता है यार, फाउंटेन पेन है, क्या फाउंटेन पेन, हम लोग लेते थे हमारे टाइम पे 2 रुपये वाला बॉल पेन, ये 50 रुपये का फाउंटेन पेन जिद कर रहा है, क्या है फाउंटेन पेन क्या है। लेकिन बच्चे के लिए, कंज्यूमर के लिए तो वो वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं ना, कंज्यूमर के लिए बोल रहा है यार क्या बॉल पेन, सड़ा हुआ बॉल पेन यूज़ करना पड़ रहा था, ये फाउंटेन पेन निकाला है, उसके अंदर कार्ट्रेज आता है, ऐसा कार्ट्रेज वाट्रेज रिप्लेस करूंगा, कुछ तो भी नया यार, ये तो मेरे को चाहिए, है ना। तो वो कंज्यूमर को अपील कर रहा है, लेकिन कस्टमर को अपील नहीं कर रहा है। अगर प्राइस आप एकदम डिसेंट सेट कर लो तो कस्टमर को भी अपील करेगा, और वैल्यूज भी आपने उसके अंदर अच्छे क्रिएट किए हुए हैं, डिज़ाइन भी उसके अंदर आपने अच्छे क्रिएट किए हुए, तो उसके अंदर उसको फिर आपके कंज्यूमर को भी फिर अपील करेगा, है ना। तो जब भी आप वैल्यू के पर्सपेक्टिव से देखोगे, आपके लिए कंज्यूमर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी कि आपके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि आप आपकी पेन बना रहे हो, अच्छी खासी पेन बनाओगे, कार्टून वार्टून होगा, नया टाइप का पेन होगा, उसके अंदर आपने नई इंक टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ यूज़ करी हुई होगी, तो वो कंज्यूमर को अपील करेगा, किड्स को अपील करेगा। लेकिन वही अगर आप उस पेन के 50 रुपये प्राइस सेट करोगे, 100 रुपये प्राइस सेट करोगे, कस्टमर को वो चीज़ अपील नहीं करेगी। कस्टमर कौन है, पेरेंट्स बोलेंगे यार एक नॉर्मल से पेन के लिए लिखने के लिए तो 50 60 100 रुपये कौन डालेगा यार, चुपचाप से 10 वाला पेन ले और उससे काम चला, है ना। तो कस्टमर को अपील नहीं कर रहा है। तो जब भी आप प्राइस सेट कर रहे हो, कस्टमर को याद रखना, डिज़ाइन देख रहे हो, वैल्यू क्रिएशन देख रहे हो, यूजेबिलिटी देख रहे हो, फीचर्स देख रहे हो, टेक्नोलॉजी देख रहे हो, है ना। यही आपके जो वैल्यू मतलब जो अपील करेगा ये आपके कंज्यूमर को, तो आपके लिए कंज्यूमर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपको जो है ये बात याद रखना है, प्राइसिंग के पर्सपेक्टिव से कस्टमर इज़ इंपॉर्टेंट, और आपके वैल्यू क्रिएशन, डिज़ाइन, यूजेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर इज़ इंपॉर्टेंट। तो मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट अपने को जो है क्लियर रहेगा। इसी के साथ आज अपन इस लेक्चर को यहाँ पे जो है रोकते। अपन ने जो है 2 स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स जो है आज के लेक्चर में अपन ने देखे, मेरे ख्याल से तुमको अच्छे से ये क्लियर रहेंगे। सबसे पहला अपन ने कौन सा देखा, इंडस्ट्री एंड मार्केट देखा, उसको समझा, उसको एनालाइज किया, उसके अंदर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमको देखने को मिला स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग का। फिर अपन ने जो है कस्टमर को देखा, कस्टमर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजिक ड्राइवर, अगेन मैं बता दूँ, स्ट्रैटेजिक ड्राइवर बेसिकली कुछ ऐसे फैक्टर्स है, कुछ ऐसे आपके जो फैक्टर्स है जो कि आपके परफॉर्मेंस को जो है अफेक्ट कर सकते हैं, जो जिससे आप आपके परफॉर्मेंस को समझ सकते हो कि आपकी परफॉर्मेंस सही आ रही है, नहीं आ रही है, अच्छी आ रही है, नहीं आ रही है, आपको परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है। तो आप आपकी इंडस्ट्री को एनालाइज करो, मार्केट को एनालाइज करो, समझो कि क्या क्या चीज़ें चल रही है, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजीज बनाओ। आपकी स्ट्रैटेजीज के ऊपर ये फैक्टर्स जो है इम्पैक्ट डालने वाले, तो इसलिए हमारे लिए फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री मार्केट हमने समझ लिया, कंज्यूमर कस्टमर हमने समझ लिया, डिफरेंस समझ लिया, कस्टमर को हमने देख लिया। कल हम लोग जो है प्रोडक्ट सर्विस देखेंगे, और हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं, बेसिकली हमारे जो चैनल्स है उनको हम लोग देखेंगे। आज के लेक्चर को मैं यहीं पे जो है रोकता हूँ। फेस कैम के लिए थोड़ा सा जो है एडजस्ट कर लेना। मैं कल से जो है मेक श्योर करूँगा कि मैं लेक्चर एक ऐसे टाइम पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ जहाँ पे प्रॉपर सनलाइट हो और प्रॉपर रोशनी हो। बारिश का मौसम है तो यार मैं कुछ कर नहीं सकता, थोड़ा सा अभी मतलब मौसम तो अपने हाथ में नहीं है, बट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा सा जल्दी रखूँ। और इसी के साथ अपन आज के इस लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म कर दे। तुम कोई भी दिक्कत रहेगी, कोई भी डाउट रहेगी, कमेंट्स पे तुम बिंदास डालो, अपन उसको सॉर्ट आउट करेंगे। रही बात तुम्हारे हैंड रिटन नोट्स की, तो वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो रहे हैं डेली बेसिस पे, तो तुमको हैंड रिटन नोट्स अपने जो है बना लेने हैं टाइम टू टाइम। स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग का वाला पार्ट मैंने उसके अंदर लिखा हुआ है, तो वो तुम भी जो है अपने इसके अंदर लिख लेना। बाकी आई होप तुमको ये लेक्चर में मज़ा आएगा। कोई भी दिक्कत है, कोई भी फीडबैक है, तुम बिंदास डालो, अपन उसको इम्प्रोवाइज़ करने की देखेंगे। मिलता हूँ अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। टेक केयर। मिलता हूँ अगले लेक्चर में, एंड नोट्स बनाना है तुम, ठीक है। तब तक बाय।